दोस्तों, मैं हूं आपका चुनावी प्रोफेसर प्रदीप भंडारी और आज रायबरेली और अमेठी से मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है घबरा चुके हैं। पर इसके पहले अमेठी और रायबरेली के बारे में आपको जानने की जरूरत है, जहां से गांधी परिवार का दबदबा हमेशा से हुआ करता था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के लिए क्या कांग्रेस की दोनों लिस्टें आ चुकी है ना। इसमें राहुल गांधी वायनाड से कंटेस्ट कर रहे हैं, 82 उम्मीदवार जो है कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है, पर ना पता कि अमेठी से कौन लड़ रहा है, नहीं पता कि रायबरेली से कौन लड़ रहा है, प्रत्याशी तक नहीं घोषित हुए हैं दोस्तों। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अमेठी और रायबरेली दोनों के, अगर आप देखेंगे अमेठी और रायबरेली, ये दोनों की मौजूदा तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अमेठी इस वक्त बीजेपी जीती हुई है, रायबरेली में कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे है और कांग्रेस पार्टी का वहां पे कैंडिडेट है। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी है और वहीं रायबरेली से पिछली बार सोनिया गांधी थी, पर इस वक्त सोनिया गांधी ने राजस्थान के रास्ते वो राज्यसभा पहुंच चुकी है। तो क्या ऐसा होगा कि क्या सोनिया गांधी भी इस बार और गांधी परिवार इस बार रायबरेली भी खोज सकता है? देखिए 24 की सरकार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा? आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है। विशुद्ध रूप से कांग्रेस की टिकट पर बिना वायनाड गए अमेठी से लड़ लें। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी को ललकार रही हैं, मगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। अमेठी में राहुल और स्मृति की चुनावी जंग फिलहाल बराबरी पर है। 2014 में राहुल ने स्मृति को मात दी थी और 2019 में स्मृति ने जीत दर्ज करके हिसाब बराबर कर दिया था। अब सवाल है कि 2024 में क्या होगा। इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला अमेठी का किला 5 साल पहले स्मृति ईरानी ने भेद दिया। इस बार बीजेपी ने फिर से स्मृति को अमेठी से मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस खामोश है। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है। अमेठी के बाद कांग्रेस के सामने अब रायबरेली बचाने की चुनौती है, क्योंकि मौजूदा सांसद सोनिया गांधी अब रायबरेली छोड़कर राजस्थान के रास्ते राज्यसभा जा चुकी हैं। यानी वो रायबरेली से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली। मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। बीते कुछ सालों से कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा के पक्ष में आवाज उठती रही। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि प्रियंका राजनीति में कांग्रेस की कमान संभालें और अब रायबरेली से चुनाव लड़ें। लेकिन कांग्रेस को अमेठी की तरह रायबरेली की जनता का मिजाज भी शायद इस बार डरा रहा है। कांग्रेस क्या फैसला लेगी? प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी या अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतरेंगी, यह भी साफ नहीं है। मगर इतना तय है कि गांधी परिवार के लिए यूपी में अपनी सियासी विरासत बचाए रखना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चुनावी प्रोफेसर के रूप में कि क्या अमेठी का रिजल्ट क्या था 2019 में। अगर आप देखेंगे कि अमेठी के अंदर, अगर मैं वोट आपको दिखाऊं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तो इस वक्त आप देखेंगे कि अमेठी से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 49% का वोट बीजेपी को आया था और कांग्रेस पार्टी जो है वो 43% का वोट कांग्रेस पार्टी को आया था। तब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को एक तरफा यहां से हराया था और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी एक समय में अमेठी के सांसद रहा करते थे, पर अब अमेठी छोड़कर वो वायनाड जा चुके हैं। अब अगर मैं रायबरेली की बात करूं 2019 में, तो रायबरेली से आप देखेंगे कि यहां बीजेपी का वोट शेयर 38% है और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 55% है। तो ये सिर्फ आधी पिक्चर है दोस्तों, ये सिर्फ आधी पिक्चर है, क्योंकि 2019 में बीजेपी में मैदान में दिनेश प्रताप सिंह थे, उनके खिलाफ सोनिया गांधी उतरी थी 38% वोट। बट ये पूरी पिक्चर नहीं है, पूरी पिक्चर मैं आपको बताने वाला हूं। इस वक्त देखेंगे आप
अपने इसके पूरे के पूरे बोर्ड पे, इलेक्शन बोर्ड पे, कि रायबरेली से 2009 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 16% था, जो और कांग्रेस का 72% था। 2014 में बीजेपी 21% तक बढ़ी और 2019 में 38। कांग्रेस हर लोकसभा इलेक्शन में 2009, 2014, 2019 में उसका वोट प्रतिशत 8 से 10% तक गिरता गया। यहां पे 9% गिरा या 8% गिरा, मतलब कांग्रेस रायबरेली के अंदर नीचे होती जा रही है। एक समय में 72% से अब वो सिर्फ 55% पे रह गई और हर जगह अगर आप देखेंगे बीजेपी का वोट जो है वो 16% तक गया। अब इसका 14 से 19 जो है, मैं आपको पूरा गणित समझाना चाहता हूं और मैं अभी आपको गणित समझाने के लिए डराऊंगा। अब अगर आप देखेंगे मोटी बात क्या है, मोटी बात यह है कि 2014 से 19 में बीजेपी का वोट शेयर रायबरेली के अंदर 16 से 17% बढ़ा है। अब अगर इतना वोट शेयर रायबरेली के अंदर बीजेपी का 19 से 24 के अंदर बढ़ जाता है, तो फिर क्या होगा कि बीजेपी का वोट शेयर रायबरेली में 55% पहुंच जाएगा। मतलब रायबरेली में अगर बीजेपी का वोट जितना 14 से 19 के बीच में बढ़ा, उतना ही 19 से 24 के बीच में बढ़ जाता है, तो बीजेपी की जीत रायबरेली में पक्की हो जाएगी। मतलब ये जो बड़ी गणित है वो बड़ी गणित 54% वोट पहुंचने का है और इस पे बीजेपी को सिर्फ यही करना है कि ये अपना वोट शेयर को उतना ही रखना है। अब मैं आपको आगे और इसको डिटेल में समझाना चाहता हूं और मैं वापस से इस वक्त आऊंगा और डिटेल के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपने समझा कि बीजेपी रायबरेली में फ्रंट फुट पोजीशन पे है। अब मैं नेक्स्ट डेटा पॉइंट पे आना चाहता हूं, जो इस नेक्स्ट डेटा पॉइंट को आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी अगर इतना ही इंक्रीज कर देती है 19 से 24 के बीच में, तो 55% पे बीजेपी पहुंच जाएगी। और जैसे अमेठी के अंदर बीजेपी ने जीत दर्ज करी थी, ऐसे ही बीजेपी रायबरेली के अंदर जीत दर्ज कर सकती है। तो कांग्रेस रायबरेली की सीट हार सकती है अगर बीजेपी अपना परफॉर्मेंस रिपीट करे। तो आगे बढ़ना चाहता हूं मैं और डेटा पॉइंट अमेठी के उसमें आना चाहता हूं। ध्यान करिए दोस्तों, बीजेपी को कुछ नहीं करना, अमेठी का परफॉर्मेंस रायबरेली में रिपीट करना है। यहां देखिए 2009 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 5% था। 2009 में कांग्रेस का 71% था। दोनों अमेठी रायबरेली गढ़ थे। ये बढ़ के बीजेपी का 34% हुआ दोस्तों, 29% का इंक्रीज हुआ। कांग्रेस का घट के 20% से कम हुआ और यहां बीजेपी का और बढ़ के 15% तक बढ़ा और बीजेपी से स्मृति ईरानी ने 49% वोट से कांग्रेस पार्टी 43 पे आ गई। कांग्रेस अमेठी हार गई, राहुल गांधी अमेठी हार गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये जो आप देख सकते हैं। मतलब बीजेपी को अगर अमेठी के अंदर जो किया है वही उसको रायबरेली में करना है अगर बीजेपी रायबरेली जीतना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अगर आपको और बताना चाहूं और मैं अब इसको आपको यहां पे समझाना चाहता हूं वापस से, तो आपने समझा क्या है? आपने बेसिकली यही समझा है दोस्तों कि बॉटम लाइन क्या है। अगर बीजेपी का वोट सिर्फ और सिर्फ 10 साल, पिछले 5 सालों में बीजेपी का वोट 10% तक बढ़ा है और बीजेपी का वोट जो है ये 2019 में 49% तक बढ़ा है, तो अगर यही बीजेपी कंटिन्यू आगे बढ़ती है तो कांग्रेस पार्टी रायबरेली के अंदर और नीचे आ सकती है। मतलब जो कांग्रेस का वोट 10 साल में अमेठी में 28% कम हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 28% कांग्रेस का वोट 10 साल में अमेठी में कम हुआ है। मतलब अमेठी से तो कांग्रेस अभी हार चुकी है। अगर यही रहा तो कांग्रेस जो है वो रायबरेली से भी हार सकती है। अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने समझा कि रायबरेली में अगर कांग्रेस पार्टी का वोट जैसे हर साल कम होते जा रहा है, हर लोकसभा में वैसे ही कम हुआ,
तो कांग्रेस पार्टी रायबरेली हार सकती है। अब ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। अब अगर मैं बात करना चाहता हूं पिछले 2 असेंबली इलेक्शंस की, अगर मैं 2022 की बात करना चाहता हूं विधानसभा चुनाव में, तो आप देखेंगे कि इस वक्त अगर विधानसभा चुनाव में बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो अमेठी और रायबरेली से आपको विधानसभा चुनाव से भी जनता का मूड समझ में आएगा। और दोनों में 2022 के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पे बीजेपी जो है वो लीडिंग पोजीशन पे दिख रही है। 17 में और अगर आप 19 में देखेंगे, 17 और 22 में देखेंगे, तो मेजॉरिटी सीट अगर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखेंगे तो बीजेपी के खाते में जा रही। तो अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा क्षेत्र में 5-5 विधानसभाएं आती हैं, यानी कुल मिलाकर 10 विधानसभाएं आती हैं। और साल 2017 में विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और रायबरेली में अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। और वोट शेयर को भी अगर मैं जोड़ना चाहूंगा तो रायबरेली में अगर आप देखेंगे कि बीजेपी का वोट शेयर है, अगर असेंबली लेवल की बात करूं तो वो 31, कांग्रेस का 31 17 में था और वो घट गया और 22 में 12% हो गया रायबरेली में। ध्यान दीजिए, 17 में रायबरेली में कांग्रेस का 31%, जो घट के 22 के अंदर असेंबली का अगर मैं एवरेज निकालूंगा 12%। अमेठी में इसी तरीके से 17 में 24% था, जो घट के अमेठी में 14% रह गया। मतलब अमेठी रायबरेली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 20% तक कम हुआ और रायबरेली और अमेठी दोनों में लोकसभा में भी कांग्रेस का पिछले 3 लोकसभा में वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। और शायद इसीलिए अमेठी और रायबरेली दोनों में कांग्रेस में कंप्लीट सन्नाटा है कि कौन चुनाव मैदान में आएगा। ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको यहां पे कास्ट समीकरण की भी बात करना चाहता हूं। अमेठी और रायबरेली के अंदर जो कास्ट समीकरण है इसकी मैं बात करूंगा और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी का वोट शेयर अमेठी और रायबरेली में किस तरीके से बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, बीजेपी का रायबरेली के अंदर 2017 में वोट शेयर सिर्फ 22% था, रायबरेली 28% था रायबरेली में, ये बढ़ के 36% हो गया रायबरेली के अंदर। अमेठी में 35% था, 2017 के असेंबली इलेक्शन की बात करूंगा, वो बढ़ के 41% हो गया। तो असेंबली इलेक्शन के अंदर बीजेपी बढ़ रही है, भले वो रायबरेली हो गई या अमेठी हो गई। मतलब हर तरफ से कांग्रेस एक राजनीतिक चक्रव्यूह के अंदर उत्तर प्रदेश में फंसती जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आगे हम बढ़ना चाहेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसका नाम है मनोज पांडे। इस बार मनोज पांडे जो है, जिनको आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते थे। अब ये समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोग नेताओं को जोड़ के करती थी। अब ये सूत्र बता रहे हैं कि जब से इन्हें समाजवादी पार्टी से रिजाइन किया है, ये अब बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर बीजेपी में इनका समर्थन मिलता है तो आप ये याद रखिएगा, ये ऊंचाहार विधानसभा से आते हैं, तो राज और रायबरेली से अगर ये बीजेपी को सपोर्ट करते तो कांग्रेस की दिक्कतें और बढ़ सकती है। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको रायबरेली के कास्ट समीकरण समझाना चाहता हूं और ये ध्यान से आप देखिए। रायबरेली उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मण वोट, 9% राजपूत वोट और सबसे बड़ी बात है 34% दलित वोट, एससी वोट। और पीएम मोदी की वेलफेयर स्कीम में इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब ये 34% वोट पहले कांग्रेस पार्टी को वोट करा करता था। ये 2009 में ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ थे। 14 के बाद ब्राह्मण राजपूत ज्यादा बीजेपी की तरफ आए और 14 के बाद से एससी समाज की, दलित समाज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेलफेयर स्कीम्स की वजह से ये शिफ्ट बीजेपी की तरफ होना शुरू हुए। तो ये बड़ी बात है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो नंबर है आपका, इसका क्या मायने हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, इसको मैं आपको आगे बोर्ड पे समझाऊंगा। ये इसको मैं समझाऊंगा और इसी वक्त आपको मैं समझाऊंगा। और ये ध्यान रखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मण और राजपूत और इन सब की बात करूं कितने हैं। अगर ब्राह्मण की बात करूं रायबरेली में, तो ब्राह्मण रायबरेली के अंदर जो है वो इस वक्त लगभग उनकी संख्या जो आती है
वो 2 लाख के अराउंड आती है। राजपूतों की संख्या आती है 1,52,000 के करीब। और अगर मैं बात करूं कि इसके साथ में जो दलित वोटर आता है, दलित वोट 5 लाख दलित वोट है। ये बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं कि 5 लाख दलित वोट आता है। और इसमें पीएम मोदी की स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 5 लाख दलित वोट में 55% दलित वोट बीजेपी को चला गया तो फिर आप मान के चलिएगा कि रायबरेली की सीट में बीजेपी को फायदा हो सकता है। और इसमें पीएम मोदी की जो स्कीम है वो बहुत जरूरी है। अब मैं इसी तरीके से मैं आना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से रायबरेली में स्विंग वोट एससी वोट है और पीएम मोदी की स्कीम जो है इसमें काफी ज्यादा काम कर रही है। और अब मैं इसी तरीके से अमेठी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। और अगर अमेठी के जाति समीकरण को देखेंगे तो दोनों में जाति समीकरण में कॉमन बात क्या है कि ब्राह्मण और राजपूत जो है 18-11%, पर डोमिनेटिंग यहां पे भी 26% एससी पॉपुलेशन है, दलित पॉपुलेशन है। रायबरेली में 34% तक थी और ये जो है ज्यादा, यहां 20% मुस्लिम पॉपुलेशन भी आती है। और ये जैसे जैसे शिफ्ट हुआ वैसे वैसे बीजेपी को फायदा हुआ। ये 2014 के पहले ब्राह्मण और राजपूत ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ थे। मोदी राज के अंदर ये मेजॉरिटी 90% 14 के बाद से बीजेपी की तरफ गए, इसीलिए बीजेपी का ग्राफ इसमें बढ़ता गया। और यहाँ पे एससी वोट जो है, क्योंकि ये 19 के अंदर ज्यादा बीजेपी को पड़ा, इसीलिए बीजेपी ने वो सीट जीत ली। अब अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूं कि ये सिर्फ बात इनकी नहीं है। उत्तर प्रदेश से अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के ग्राफ, बीजेपी 2014 में देखेंगे 71% सीट्स तक आई थी, 19 में 62 सीट, अब टारगेट 80 का लक्ष्य है। कांग्रेस 14 में 2, 19 में 1, अब 24 में ये 1 सीट अगर रायबरेली भी हार जाएगी तो ये 0 तक आ सकती है। मतलब जैसे जैसे रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस कमजोर होती गई, उन 14 के पहले उनमें मजबूत थी, 70% तक वोट शेयर था, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट सीट्स पे पहुंचती गई। तो ये आप देखेंगे ओवरऑल भी है। तो अब मेरा कंक्लूजन क्या है? मैंने आपको असेंबली बताया, लोकसभा बताया, मेरा कंक्लूजन क्या आपके चुनावी प्रोफेसर का? मेरा कंक्लूजन आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर रायबरेली में बीजेपी को 55% एससी वोट, दलित वोट मिलता है तो रायबरेली की सीट में बीजेपी का जीतना तय है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 34% तक रायबरेली में एससी वोट आते हैं और अगर ये 55% बीजेपी के खाते में जाती है और जाते हैं तो बीजेपी रायबरेली की सीट जो है वो जीत जाएगी। अब आप लोगों के लिए इस चुनावी क्लास का होमवर्क क्या है? एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आपको 24 की सरकार के हैशटैग में रिप्लाई करना है कि रायबरेली के कद्दावर स्थानीय नेता का नाम बताएं जो बीजेपी में जा सकते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर 8588058111 पे 8588058111 पे अपने जवाब भेजिए। सबसे सही जवाब को मैं पढ़ूंगा। ये 8588058111 इस पे अपने जवाब को भेजिए। 8588058111 रायबरेली के कद्दावर स्थानीय नेता का नाम बताएं जो बीजेपी में जा सकते हैं आने वाले समय में। इस नाम को इस पे भेजिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज की चुनावी क्लास में आपने क्या जाना कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है। रायबरेली में अगर 55% तक एससी वोट कांग्रेस के बजाय बीजेपी को पड़ गया तो रायबरेली की सीट से भी बीजेपी जीत सकती है। मेरे साथ देश के नंबर 1 इलेक्शन शो 24 की सरकार में आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी, जो देश का चप्पा चप्पा घूम के आपके सामने डेटा प्रेजेंट करता है। मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।